तो नए भारत का 2020 में बात सबसे पहले हम विकास दुबे की ही करेंगे। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे, जिसका बचना नामुमकिन है। या तो वो पकड़ा जाएगा या तो वो सरेंडर करेगा। सरेंडर करने की अटकलों पर ग्रेटर नोएडा में अलर्ट है। मास्क हटाकर अब जांच की जा रही है। मास्क हटाकर जांच की जा रही है, कहीं से भी वो भागने ना पाए। विकास दुबे जो 2 जुलाई से पहले तक 25,000 का इनामी था, अब उस पर इनाम बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद से विकास दुबे फरार है। विकास दुबे की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे दिल्ली में हो सकता है, इसके लिए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। वहीं सरेंडर की खबरों के बीच दिल्ली के पास नोएडा में फिल्म सिटी को भी अलर्ट पर रखा गया है। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली एनसीआर समेत विकास के सभी जानने वालों के घरों पर भी निगरानी बढ़ा दी है, जबकि उसके 3 मददगारों के अलावा इस हमले में चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा को विकास दुबे की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना चौबेपुर में बितरू गांव में 8 पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों की निर्मम हत्या में विकास दुबे को पूर्व में पुलिस पार्टी के रेड के द्वारा सूचना देने के आरोप में पूर्व एसओ विनय तिवारी एवं बीट प्रभारी के शर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तमाम एविडेंस कलेक्शंस के बाद ये तथ्य सामने आया है। ये जो पुलिस रेड के बारे में पहले से सूचित करने के बाद विकास दुबे के द्वारा अपने को सतर्क करते हुए चारों तरफ से एम्बुश लगा के पुलिस वालों को मारा गया है। फरीदाबाद में विकास दुबे को पनाह देने वाले 3 मददगारों को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक आरोपी को यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर ले जा रही है। बाकी 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। विकास दुबे के 3 साथी कल रात कानपुर से पकड़े गए। सूत्रों के मुताबिक उसके पैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। साथ ही सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी विकास दुबे का लखनऊ का मकान गिरा सकती है। इस बीच यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे के गांव पहुंची है। बिकरू गांव में हथियारों की तलाश के लिए कुएं को खाली कराया जा रहा है। कुएं में हथियारों के फेंके जाने की खबर थी। वहीं यूपी हरियाणा के अलावा राजस्थान के दौसा में भी बुलेट प्रूफ जैकेट में पुलिस वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद से हिस्ट्री शीटर विकास दुबे फरार है। वो सरेंडर करने की फिराक में। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अपने साथी प्रभात उर्फ कार्तिकेय के साथ फरीदाबाद के सेक्टर 87 में रिश्तेदार के घर रुका था। सूचना मिलने पर फरीदाबाद पुलिस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान प्रभात ने पुलिस पर गोली भी चलाई, लेकिन पुलिस ने 4 पिस्टल और 14 कारतूसों के साथ प्रभात को गिरफ्तार किया। माना जा रहा है कि विकास दुबे दिल्ली और आसपास के इलाकों में हो सकता है। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत विकास के सभी जानने वालों के घरों पर निगरानी बढ़ा दी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की 2 टीमें विकास दुबे को ढूंढने में लगी हुई हैं। क्राइम ब्रांच ने अपने मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया है और कई जगहों पर छापेमारी की है। यूपी एसटीएफ राजस्थान में भी सक्रिय है। नेपाल भागने की आशंका के चलते बहराइच बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। विकास दुबे पर इनाम की रकम अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। विकास दुबे की तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान भागने की गोपनीय सूचना है। यूपी पुलिस हरियाणा पुलिस के संपर्क में है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी पुलिस को सतर्क किया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पुलिस को निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर प्रदेश की सीमा में अपराधी की एंट्री नहीं होगी। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे का सहयोगी अमर दुबे आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जबकि उसके मां बाप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुआ। आरोपी अमर दुबे पर भी 50,000 का इनाम था। जानकारी के मुताबिक अमर दुबे रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक एक गांव में अपने रिश्तेदार के घर रुका। सुबह 4 बजे वो मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था। ये जानकारी स्पेशल टास्क फोर्स को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। में नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई।
कानपुर के बिकरू गांव में 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात को पुलिस जब विकास दुबे के घर दबिश देने गई थी, उस वक्त इस टीम में जवान अजय कश्यप भी मौजूद थे। अजय कश्यप को मुठभेड़ के दौरान हाथ में गोली लगी। 3 से 4 दिन के इलाज के बाद अजय कश्यप अब ठीक है। मीडिया से एनकाउंटर पर पूरी जानकारी देते हुए सिपाही अजय कश्यप ने बताया कि गुरुवार रात करीब 12:15 पर पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर दबिश देने के लिए निकली थी। पुलिस ने अपने वाहन गांव से बाहर खड़े कर दिए और पैदल ही विकास के घर की तरफ निकल पड़े। विकास के घर से करीब 200 मीटर दूर रास्ते में एक जेसीबी मशीन खड़ी मिली। पुलिस जैसे ही विकास दुबे के घर पहुंची तो फायरिंग होने लगी। गांव की बिजली कटी हुई थी, पता नहीं चल पा रहा था कि गोली किधर से आ रही है। धुआंधार फायरिंग हुई और पहले ही राउंड में 20 से 22 गोलियां चली। हम घर की लेफ्ट साइड से जा रहे होते हैं पीछे, तो हम घर के कोने तक पहुंच पाते हैं तो अचानक से फायरिंग होती है और फायरिंग बहुत जगह वाली होती है। कम से कम 20-22 राउंड आए मुझे पहली बार में। और अब बात देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों की। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,42,000 के पार हो गई। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 22,752 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में 24 घंटे में 482 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि अब तक कोरोना से देश में 20,160 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से 24 घंटे में 16,883 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके साथ ही देश में कुल ठीक होने वालों की संख्या 4,39,948 तक पहुंच चुकी है। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की रफ्तार बढ़कर 61.13% हो गई है, जबकि कोरोना वायरस से होने वाली मौत का प्रतिशत 2.68% ही है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 315 लोग रोज ठीक हो रहे हैं, जबकि प्रति 10 लाख की आबादी पर 186 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी तक आपने ये सुना कि कोरोना वायरस बीमार और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन राजधानी दिल्ली में 107 साल की उम्र वाले मुख्तार अहमद ने 17 दिन में कोरोना को हरा दिया। मुख्तार अहमद का दावा है कि उन्होंने 1918 में आई महामारी को भी देखा था। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना विस्फोट की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। पटना जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। 10 से लेकर 16 जुलाई तक पूरे पटना जिले में लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। राशन और दवा की दुकानें, सरकारी कार्यालय, एटीएम, बैंक, दूध और पत्रकारों को इसमें छूट दी गई है। बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अभी पटना जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए 10 तारीख से यानी परसों से उसमें जितने भी सरकारी गैर सरकारी ऑफिसेज हैं जो ज़रूरी सेवाओं से अलग हैं, और साथ ही जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं या इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि ज़रूरी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से अलग हैं, उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वह पूर्व की भांति अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। देश के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से कहीं बाढ़ का अलर्ट है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गुजरात के जामनगर, सौराष्ट्र, राजकोट में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नहरें उफान पर हैं। जामनगर का रंजित सागर बांध ओवरफ्लो होने लगा है। मंदिर पानी में डूब चुके हैं। आसपास के गांवों में भी पानी भर चुका है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। कई लोगों को गांवों से शिफ्ट भी किया जा चुका है, लेकिन इस बारिश ने उनकी फसलें और घर सब बर्बाद कर दिया है। गुजरात के सौराष्ट्र में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से वेणु बांध के करीब 20 गेट खोल दिए गए हैं। वेणु नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि राजकोट में बांध की दीवार तक चटक गई है। लगातार बारिश की वजह से लोगों ने अपनी जान तो बचा ली है, लेकिन इन मवेशियों को नहीं बचा पाए। ये जानवर पानी के तेज बहाव के साथ बहे जा रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर में लगातार बारिश हुई। बारिश के बाद तेज बहाव अचानक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। घरों में पानी घुस गया और सड़क पर जो गाड़ियां और बाइक खड़ी थी वो सब पानी में बह गई। प्रधानमंत्री मोदी कल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन अवसर पर भाषण देंगे, जिसमें दुनिया भर के 30 देशों के 5,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भारत के व्यापार और विदेशी निवेश की संभावनाओं पर केंद्रित होने की संभावना है। कोरोना महामारी की वजह से 3 दिन का यह कार्यक्रम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है।
इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भारत की तरफ से मुख्य वक्ता होंगे। इंडियन ग्लोबल वीक 2020 में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी विशेष संबोधन देंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया था राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिला था। अब गृह मंत्रालय ने इसी राजीव गांधी फाउंडेशन पर शिकंजा कसा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इन तीनों ट्रस्ट की जांच के आदेश दिए हैं। गड़बड़ियों की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई है। जांच की अगुवाई प्रवर्तन निदेशालय के एक स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर अधिनियम, FCRA एक्ट के तहत ये जांच की जाएगी और इस बात का पता भी लगाया जाएगा कि गांधी परिवार से जुड़े इन तीनों ट्रस्टों ने नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया। कुछ दिन पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास से डोनेशन मिला था। संसद के आगामी मानसून सत्र में चीन को लेकर सरकार अपना पक्ष रखेगी। विपक्ष के लगाए आरोपों का सरकार जवाब दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार चीन मसले पर संसद के मानसून सत्र में चर्चा करने के लिए तैयार है। मानसून सत्र में सरकार गलवान में चीन के साथ हुई झड़प और विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी। प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर मोदी कहने वाले राहुल के बयान का जवाब भी दिया जाएगा। सरकार तिब्बत में चीन के सामने सरेंडर करने, अक्साई चीन में जमीन चीन को देने और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस के MOU साइन करने जैसे मुद्दों को उठा सकती है। चीन के अलावा कोविड-19 पर भी विस्तार से चर्चा होगी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सांसदों की सीटों में फेरबदल हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि संसद का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद होने की संभावना है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और CCEA की बैठक हुई और इस बैठक में 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पहला, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिली है। दूसरा, गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ाने पर सबकी सहमति बनी है। इस योजना के तहत पहले 120 लाख टन अनाज दिया गया, अब 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज दिया जाएगा। और तीसरा, कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24% EPF मदद को मंजूरी मिली है। 15,000 तक की सैलरी वालों का प्रोविडेंट फंड का पैसा अब सरकार भरेगी। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री LPG सिलेंडर बांटे जाने की योजना को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1,08,000 फ्लैट को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का फैसला कैबिनेट ने किया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.